हेलो एवरीवन। टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने ना सीरीज स्टार्ट की हुई है हरियाणा जीके की, जिसमें हम 5,000 क्वेश्चंस करेंगे ऑन पेपर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम डेली जो ऑनलाइन मतलब मैंने कल की क्लास ऑनलाइन ली थी डे 3 की, उसमें मैंने डे 2 को भी कवर किया था क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कुछ बच्चों ने अभी डे 3 वाली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि वो पता लग जाता है। तो मेरे पास व्यूज़ उसमें नहीं आए हैं, तो मतलब कि बच्चों ने अभी क्लास नहीं देखी है। तो इस डे 4 से पहले 76 से क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। 75 तक हमने कल डे 3 में कंप्लीट कर लिए थे। और हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, चाहे उसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ें, लेकिन हम डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपको जब भी वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रिपीट हो तो आपको, तो हम जब इसमें करते हैं, हमने डेली 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैं बीच बीच में से रैंडमली कहीं से भी जो मेरे को क्वेश्चन ध्यान में आता है मैं वो लिख देती हूँ, लेकिन उसके बारे में डिटेल से पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी सुविधा के लिए मैं ये बता दूं कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले, मतलब अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैं वो साथ साथ में डिटेल भी करा रही हूँ, लेकिन मैंने हरियाणा जीके में प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें जिले वाइज मैंने हरियाणा जीके पढ़ाई है, जिसमें अभी 20 जिले हो चुके हैं, अभी चल रही है, कंटिन्यूटी में है, 2 बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेशनल हाईवे की क्लास अलग से है और महाभारत की क्लास अलग से है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। तो देखिए बच्चे, कि जब हम बात करते हैं कि किस वर्ष हरियाणा में, सबसे पहले मैं हरियाणा के बारे में आपको बता दूं, जिसका नाम बहुधान्यक महाभारत में कहा जाता था, जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उस हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं 2015 में। अगर आप एग्जैक्ट डेट लिखोगे तो लिख लीजिए 12 जनवरी 2015 को। किसने? हरियाणा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा के, क्या, हरियाणा के पानीपत में श्री माननीय प्रधानमंत्री किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह आयोजन किया गया था। अगर मैं इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की बात करूं, इसमें क्या है कि बालिका के जन्म पर और उसके अधिकारों के प्रति जो समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने हैं, उसके लिए शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने ध्यान रखना है 22 जनवरी 2015 को पानीपत में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये भी लिख लीजिए इसमें, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है की गई थी। तो कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई थी। कल पानीपत के बारे में बताया था कि पानीपत को पेट्रो परिसर भी बोला जाता है, क्योंकि पेट्रो यहाँ पे पेट्रो परिसर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाहोली में IOCL है, मतलब कि पानीपत रिफाइनरी है, जहाँ तेल शोधक कारखाना जिसे बोला जाता है, तो इसलिए इसको पानीपत को भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा के सूर्य सम्मान जो है हरियाणा में किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए बच्चे, जब मैं सूर्य सम्मान की बात कर रही हूँ तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य सम्मान है, ये इसका महान कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका जो सूर्य सम्मान नाम है सूरदास के नाम पर रखा गया है, और ये हर साल हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हर साल हरियाणा सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें अगर मैं आपको इनाम भी बताऊं तो 1.5 लाख का इनाम रहता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, और एक और चीज इसमें बताती हूँ। अभी देखिए, आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मैंने इसमें क्या लिखा है? सूर्य सम्मान। उससे पहले इसको बोलते थे सूर्य पुरस्कार। तो आपने ध्यान रखना है 22 मई 2016 को, क्या है, 22 मई 2016 को लिख सकते हैं, 22 मई 2016 को इसका नाम बदल दिया गया था, यानी सूर्य पुरस्कार से सूर्य सम्मान इसका नाम कर दिया था, नाम बदल दिया गया था। सूर्य पुरस्कार से सूर्य सम्मान इसको बोल दिया गया था, और सूरदास जो है उन्हीं के नाम पर, महान कवि रहे हैं वो, उन्हीं के नाम पर इसका इसका इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि हरियाणा में सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा में भीम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। तो आपने पहले तो ये ध्यान रखना है कि खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल खेल के क्षेत्र में या खेलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ इनाम दिया जा रहा है।
तो इसमें जो हमारा इनाम रहता है वो 5 लाख का नगद पुरस्कार और एक भीम की मूर्ति और एक ब्लेजर। और आपने देखा होगा जब भी इसको मतलब रिसीव करते हैं पुरस्कार को, ब्लेजर वगैरह, टाई वगैरह, स्कार्फ वगैरह पहना होता है, तो मतलब ये उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना है अपने भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि और एक भीम की मूर्ति दी जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के भीम पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैं बात करती हूँ बाल मुकुंद गुप्त की, हरियाणा के किस भाषा के साहित्यकार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी के साहित्यकार हैं। किसके? हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे हरिदास, खिलौना, तमाशा, खेल तमाशा, सपूत, कविता, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी की। तो आप कुछ के नाम लिख सकते हैं, जैसे हरिदास, खिलौना भी लिख लीजिए। एंड मैं एक बार माइक चेक कर लूँ बच्चे, आई थिंक वॉइस वगैरह क्लियर है। कई बार ना वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है पर वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो खिलौना एंड खेल तमाशा, क्लियर का मतलब है बिल्कुल आती ही नहीं है खेल तमाशा, क्योंकि हम इतना लीन हो जाते हैं इसको करवाने में जीके को कि माइक की तरफ ध्यान ही नहीं रहता कि बंद है या चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किस भाषा के साहित्यकार है। तो हिंदी भाषा के साहित्यकार है और इनकी कुछ रचनाएं हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, सपूत, कविता, इनके कुछ कार्य कह सकते हैं आप या कुछ रचनाएं बोल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारे हरियाणा में कई कवि हुए हैं, लेकिन एक ऐसे कवि हैं जिनको सूर्य कवि और या फिर तानसेन के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है? लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद जी को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता है। इनको पंडित लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है, जिन्हें पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें हरियाणा के कालिदास भी कहा जाता है। और इनको जैसे ये हरियाणा के कालिदास, पंडित जैसी विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया था। और इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि और तानसेन किस क्षेत्र में कहा जाता है? संगीत शैलियों में, रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से समझा गया था। तो ये अगर आप यहाँ लिख सकते हैं इनको रागनी, और अगर बच्चे को ये ना पता हो कि ये किस फील्ड से हैं तो वो लिख सकते हैं रागनी और सांग के सूर्य कवि के सम्मान से इनको नवाजा गया था। बच्चे राइटिंग पे ना जाए तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से तो आप इसको अच्छे से लिख लें। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 81, मतलब भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप एक चीज़ ध्यान रखें, हरियाणा में बात करूं अगर मैं, 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 1 हमारा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मैंने ये क्वेश्चन में तो ये दिया कितने राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और हमारा ये अगर आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में मतलब। और ये कब बना था? ये राष्ट्रीय उद्यान 1991 में बना था। ठीक है, इसको मतलब 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो आपने ये ध्यान रखना है। और ये गुरुग्राम में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, तो आपने ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम में, और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा हमारा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये हरियाणा के यमुनानगर में है। आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के यमुनानगर में। और लाल जंगली मुर्गे और घने वन क्षेत्र, मतलब काफ़ी बड़े जंगल हैं यहाँ पे, मैंने विजिट भी किया है इसको। घने वन क्षेत्र के लिए ये फेमस है। तो आपने ध्यान रखना है, हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गे और घने वन क्षेत्र के लिए फेमस है। अब मैं बात करती हूँ, हमने देखिए क्या क्या पढ़ा अभी। हरियाणा के बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत से सूर्य सम्मान सूरदास कवि जो हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। भीम पुरस्कार बताया खेल क्षेत्र में, और 5 लाख रुपए का इसमें नगद इनाम दिया जाता है, प्लस एक 5 लाख रुपए का पुरस्कार और नगद राशि मतलब लिख लेना, प्लस भीम की मूर्ति
और कोट ब्लेजर को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया जाता है। बाल मुकुंद हरियाणा में बताया मैंने, हिंदी के साहित्यकार है, कुछ रचनाएं मैंने इनकी लिखी। उसके बाद सूर्य कवि लक्ष्मी चंद को बोला जाता है, ठीक है। रागनी और सांग के सूर्य कवि के सम्मान के रूप में इनको नवाजा गया। राष्ट्रीय उद्यान बताया कि 2 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ते हैं, मैंने आज एक कवर किया टॉपिक, कल मैंने पानीपत के कुछ क्वेश्चन लिए थे, आज मैंने पानीपत के युद्ध लिए। मैंने बताया था आपको कि 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया, तो आपने ध्यान रखना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और अगर आपसे पूछी जाए जीत किसकी हुई, तो जीत जो है बाबर की हुई थी, बाबर की हुई थी। और आपको और एक बात इसमें पता होनी चाहिए कि इब्राहिम लोदी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और पहली बार भारत में बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत में जो है युद्ध और तोपों का इस्तेमाल कब हुआ था, तो पानीपत के पहले युद्ध में हुआ था। और इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि पानीपत में भारत, जैसे आजकल हम बारूद तोपों का इस्तेमाल देखते हैं कि किसी भी युद्ध में, तो लेकिन जब अगर पूछा जाए पहली बार कब स्टार्ट हुआ था युद्ध और तोपों का इस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, तो आपने ध्यान रखना है पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि इब्राहिम और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध बच्चे हुआ 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अब अगर मैं बात करूं पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपने ध्यान रखना है ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। जहाँ पे अकबर की जीत हुई थी, अकबर की जीत हुई और फिर से मुगल शक्ति की फिर से स्थापना हुई थी, ठीक है। मुगल शक्ति की, अकबर की जीत और फिर से मुगल शक्ति की स्थापना हुई थी, आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो एक्चुअली सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तक नहीं करते हैं बच्चे, मतलब कि इतना बुरा हाल है कि आप इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस डेली देखते हैं। 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने, ये एकदम धमाकेदार सीरीज़ रहने वाली है। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन करते रहिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पेपर यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, ये सिलेक्शन सीरीज़ है, एकदम सिलेक्शन वाली सीरीज़। इसमें हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ना मराठा हार गए थे, ठीक है। मराठा हार गए थे, लेकिन यहाँ पे मराठा शक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा कि वो युद्ध हार गए। लेकिन हार के बाद भी उन्होंने खुद को इतना संभाला कि 25 सालों के भीतर उन्होंने उत्तर भारत में अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, मतलब वो फिर से उनकी सत्ता जो है कायम हो गई। तो आपने ध्यान रखना है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। हार के बाद भी 25 सालों बाद मराठा ने उत्तर भारत में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो आपने ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कि पानीपत में जब पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम की मृत्यु हो गई थी। तो ये पानीपत में हुआ था, इसलिए पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा है। तो आपने ध्यान रखना है लोदी मकबरा, वहाँ पर एक आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे अगर पानीपत में विजिट करोगे, ठीक है। तो आपको इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर लिखना है? पानीपत में। अब मैं बात करती हूँ महाभारत के हरियाणा। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए जिसका अर्थ क्या है बहुधान्यक, देखिए बहुत धन यानी बहुत सारा धन। तो धन कैसे? क्योंकि यह अन्न से भरपूर था, अन्न से भरपूर भूमि थी, समृद्ध भूमि इसको बोला जाता था, और यह देवताओं की भूमि थी, इसलिए यहाँ पे अत्यधिक धन और जो है मतलब यहाँ अत्यधिक धन और अनाज का उत्पादन करता था जो हरियाणा है, इसलिए हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। तो आप लिख सकते हैं बहुधान्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह अत्यधिक अत्यधिक धन और अनाज का, अब देखिए जहाँ अनाज ज़्यादा होगा तो उसकी सेल भी ज़्यादा होगी, तो फिर उत्पादन करता था। तो इसलिए बहुधान्य, जो जहाँ पे अनाज होगा वो धरती धन से भरपूर होगी ही होगी, इसलिए इसे धन से, अन्न से भरपूर भूमि, समृद्ध भूमि या फिर देवताओं की भूमि माना गया है,
ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा। देखिए ये 2-3 दिन से ये टॉपिक चल रहा है, मतलब उसमें कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन इसलिए आ जाता है कि कभी पहला शासन पूछा जाता है, कभी दूसरी बार। आज मैं इसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। देखिए हरियाणा में अंतिम बार 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब हरियाणा की जैसे ये पर मुख्यमंत्री वगैरह है, इनकी ना चल के राज्यपाल को सारा शासन जो है वो उनके द्वारा हैंडल किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। और कुछ भंग हो जाती है, मतलब जो उनकी सेवाएं हैं अलग से, तो वो भंग हो जाती है जो, तो आपने ध्यान रखना है, लोकसभा वगैरह। तो आपने ध्यान रखना है इसमें कि राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया था, 3 बार लगा था। तो मैं पहली बार वाला बताऊंगी, दूसरी और तीसरी अंतिम तीनों इसी में कवर कर लेंगे। देखिए जब पहली बार शासन लगा तो नंबर 1 पे तो वो लगा हमारा 21 नवंबर से 22 मई 1968 तक। देखिए 21 नवंबर 1967 से 22 महीनों से लगभग 183 दिन, लगभग 183 दिन तक ये जो है हमारा क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। अब मैं ये पहली बार की बात किया, मैं दूसरी बार की बात बताऊं आपको, तो दूसरी बार हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल, यहाँ थोड़ा टाइट लिखना पड़ रहा है तो आप ध्यान में रख लेंगे, 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। तो आपने ध्यान रखना है लगभग 52 दिन तक ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। अब मैं अगर अंतिम बार की बात करूं, यानी तीसरी बार कब लगा था, तो देखिए साइड में जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अंतिम बार कब लगा था, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, ठीक है। और लगभग 108 दिन तक ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मैंने आपको बताया कि जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है आज तक हरियाणा में, एक बार लगा है 21 नवंबर से 22 मई 1968 तक, जो लगभग 183 दिन तक लगा था। फिर दूसरा लगा 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, जो लगभग 52 दिन तक लगा था। फिर अंतिम बार जो कब लगा था, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, लगभग 108 दिन तक। ये 3 आपको बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि किसी पेपर में आपसे अंतिम बार पूछ लिया जाएगा, किसी बारे में पहली बार पूछ लिया जाएगा, किसी में दूसरी बार पूछ लिया जाएगा। तो आप अगर यहाँ से तीनों कर लेंगे तो आपके 3 नंबर समझ लिए पक्के हैं कि कोई ना किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 1 नंबर आपका पक्का हो गया यहाँ से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लर्न करना है, 877। और 2011 जनसंख्या घनत्व 579 भी लिखा मिलेगा, 577 लिख लीजिए। सूरज कुंड मेला कब लगता है, देखिए सूरज कुंड मेला कब लगता है और कहाँ लगता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ठीक है। तो फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगता है, और फरीदाबाद में। और कब लगता है, 1 से 15 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे शिल्पकार वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो मतलब देखने लायक होता है, तो आप ज़रूर विजिट करें। और क्योंकि देखने से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लिख लो इसको। क्राफ्ट मेला कब लगता है, 1 से 15 फरवरी तक। अब मैं बात करती हूँ गुड़गांव जिले में कौन कौन से मंडल आते हैं। देखिए अंदर के लिखे होंगे ना, जैसे मेवात लिखा जे, वो भी सही होता पर, लेकिन आप इसके अंदर लिख लीजिए गुरुग्राम, ठीक है। अभी इसका नाम गुरुग्राम है, गुड़गांव पहले हुआ करता था। और गुरुग्राम वही शहर जो कि गुरु द्रोणाचार्य को उनके शिष्य युधिष्ठिर ने दान में गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। और युधिष्ठिर महाभारत से बिलोंग करते थे, एक महाभारत के ऐसे पात्र जो कि हमारे सीधे स्वर्ग में, जिंदा स्वर्ग में गए थे वो, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और भी गुरु द्रोणाचार्य के उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था बच्चे, कि कोई भी, मतलब आज के टाइम पे तो अगर टीचर से पढ़ भी रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। उस टाइम पे अगर किसी ने जरा सा भी ज्ञान लिया तो उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। जैसे एकलव्य ने साइड में खड़े होके जो है पीछे से, मतलब जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था तो उन्होंने पीछे से खड़े होकर धनुर्विद्या सीख ली थी। तब जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात को पता चला तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांगी थी। तब एकलव्य ने अपना अंगूठा तक काट कर दे दिया था उसको, गुरु द्रोणाचार्य को। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गुड़गांव जिले में मंडल कौन कौन से आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो मैंने साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में डिटेल से आपको करवा रही हूँ। आज के हमें अभी 94th क्वेश्चन पे पहुँच गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th, दैट इज़ हरियाणा का राज्य का वन क्षेत्र कितना है। देखिए हरियाणा का राज्य का वन क्षेत्र 1421 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है,
ठीक है। और जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको 20वां या 21वां लिख देना है, 20वां या 21वां, इनमें से ऑप्शन में जो भी मिल जाए तो वो करेक्ट होगा। ठीक है। जो देश के क्षेत्रफल का 1.4% है। ठीक है। ये मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये इसमें लिखना आप, जो भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% है, दैट इज 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर प्रसिद्ध है, क्योंकि यमुनानगर में काफ़ी सारी आपको प्लाई फैक्ट्री, इवन यहाँ पे स्टील की मार्केट भी है, जहाँ पे जगाधरी में। ठीक है। और ये टिम्बर मार्केट के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी प्लाईवुड फैक्ट्री भी है। और यमुनानगर में पंचमुखी, बिलासपुर में हनुमान मंदिर भी है। और यमुनानगर में एक चिट्टा मंदिर भी फेमस है। और सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर में है, जो कि जहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है चीनी, मतलब शुगर का निर्माण किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है यमुनानगर को। और यमुनानगर में एक बलारपुर इंडस्ट्रीज यानी पेपर मिल भी है, तो इसलिए ये कागज उद्योग और प्लाईवुड उद्योग के लिए यमुनानगर जो है काफ़ी फेमस है। और यमुनानगर में हाथीकुंड बैराज भी है। ठीक है। अगर वो हाथीकुंड बैराज की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ताजे वाला जो है वहाँ पर। और आप यमुनानगर के में बस यही ध्यान रखिए। और यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था, तो इतना ध्यान रखना है। और यमुनानगर में कौन सी नदी? यमुना नदी बहती है। ठीक है। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर से प्रवेश करती है। तो इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए, जो जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैंने आज सूरदास के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई, तो आपने ध्यान रखना है। सूरदास महान कवि रहे हैं, और इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे हम सूर सम्मान कहते हैं। पहले उस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार था, फिर लेकिन बाद में बदल करके सूर सम्मान रख दिया गया। और इन्हीं सूरदास जो महान कवि हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिही, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है। तो आपने ये बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा या हरियाणा के पेरिस के उपनामों से जाना जाता है? करनाल को हम धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस इसलिए कहा जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब अंदर से काफ़ी क्लीन और एक अच्छा कंसेप्ट वाइज मतलब दिखता है। तो इसलिए करनाल को हरियाणा का पेरिस, और धान का कटोरा यानी चावल यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसलिए इसको धान का कटोरा या फिर हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा के क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुँच गए हैं हम। देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने आज के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए, मैंने नंबरिंग में डेली उतने ही क्वेश्चन बनाती हूँ जितने कि मुझे डे के वाइज करवाने हैं। मुझे आपको 25 करवाने हैं। कल आप देखिए यहाँ पे 100 के बाद 101 ही लिखा होगा, अगले 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपने आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है। जिसमें हमने आज 25 क्वेश्चन किए हैं। डे 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किया। तो हमारे आज पहले 100 प्रश्न पूरे हुए हैं। 5,000 में से हमने 5,000 प्रश्न करने हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आप खाली स्क्रीनशॉट से काम चलाओगे तो वो गलत है, क्योंकि साथ साथ जो मैं आपको बोल के चीज़ें रिवाइज करवा रही हूँ वो आपके सीधा दिमाग में बैठेंगी। जैसे मैंने अभी आपको यमुनानगर के बारे में इतनी बातें बता दी, तो आप ये जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप नहीं बैठ के लिख पा रहे, आप कोई भी काम करते समय जस्ट वीडियो चला लीजिए, उसमें आपका हो जाएगा। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये क्लास पूरे हरियाणा तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें 5,000 क्वेश्चन। आप देखिए, हम दूसरों का भला चाहेंगे तभी हमारा भला होगा। तो 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि और बच्चे भी चैनल से जुड़ सके, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।